नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बिहार चुनावों पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच राजनीतिक विशेषज्ञ शंकर रघुरमन मौजूद हैं। हेलो शंकर। अभी हमने देखा कि बिहार में किस तरीके से एक तरीके से भाजपा का सफाया हो गया है और जो महागठबंधन है वो 170 से अधिक सीटों पे विजयी हुई है। तो इसका कारण क्या नज़र आ रहा है आप? देखिए, ऐसा है कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें हालांकि एनडीए को बहुत भारी बहुमत मिला था बिहार में। अगर मुझे सही याद हो तो 40 में से शायद 31 सीट उन्हें मिला था। लेकिन अगर आप उनके वोट शेयर को देखें तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वोट शेयर नहीं था। 40% से कम ही था, 39% के करीब का वोट शेयर था एनडीए का। तो और अगर आप अब जो महागठबंधन बनी है, यानी जदयू, राजद और कांग्रेस को मिला के देखें तो उन तीनों के वोट शेयर को मिला लें तो 45% के करीब वोट मिले थे उन्हें। तो एक तरीके से ऑपोजिशन के विभाजित होने की वजह से बीजेपी की और एनडीए की जीत हुई थी 2014 में। तो जिस दिन इस गठबंधन का ऐलान किया गया उस दिन ये स्पष्ट था कि उतना एक तरफा मुकाबला तो बिहार में नहीं होगा, और यदि ये गठबंधन अपने वोट को समेट के रख पाता है, अगर एक दूसरे को वो अपना वोट ट्रांसफ़र कर पाते हैं तो फ़ायदा उन्हें ही रहेगा, वो एनडीए से कुछ आगे ही रहेंगे। हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर बदल चुका था 2014 के मुकाबले में कि जीतन राम मांझी जो हैं वो जदयू से निकल के अपनी पार्टी बना के एनडीए के हिस्सेदार बन गए थे। तो अगर आप मान लें कि उनके पास तकरीबन 2-2.5% वोट है, तो आप 2-2.5% यहाँ से कम कर लीजिए, वहाँ जोड़ लीजिए, तो तकरीबन बराबरी का सिचुएशन बन सकता था। लेकिन हुआ असल में ये कि महागठबंधन के वोट तकरीबन उतने ही रहे जितने 2014 में थे, वही 45% के करीब इस बार भी उन्हें वोट मिला। उधर दूसरी तरफ एनडीए का वोट 39% से घट के 34% पे आ गया जीतन राम मांझी के वोट के जोड़ने के बावजूद। तो दरअसल ये असली कारण था जिससे उनकी हार हुई। आखिर क्या कारण है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे मांझी की पार्टी, पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना भाजपा को लग रहा था कि वो उनके हित में ही ज़्यादा काम करेंगी, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अगर उनकी टोटल मिला के सीटों को देखा जाए तो वो कुल मिला के 5 सीट ही जीत पाए हैं। मेरा ये मानना है, ये देखिए, ये डेटा बहुत सीमित है इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर विश्लेषण किया नहीं जा सकता इस वक्त, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिहार में जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक ऊपरी जाति के और पिछड़ी जाति के बीच में तनाव पैदा हो गया, और इस संघर्ष में जो दलित और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसे कहते हैं, ये तबके, इनका नेचुरल एफिनिटी जो है वो ओबीसी के साथ रहेगा, न कि अपर कास्ट के साथ। इसलिए मुझे लगता है कि इनका जो वोट बेस था, चाहे वो पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, उसमें विभाजन तो हुआ ही है। हो सकता है बहुमत गठबंधन के साथ गया हो, तो ऐसी हालत में जाहिर है कि उनके सीट तो कम होने ही होने थे। और ये लगातार भाजपा जो सांप्रदायिक मुद्दों को लगातार उठा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ लालू नीतीश का जो चेहरा था वो महागठबंधन को लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह आके बिहार में चुनाव प्रचार करें, जबकि क्षेत्रीय नेताओं को कोई जगह नहीं दी जा रही थी। तो क्या इसका भी कुछ योगदान रहा है इस चुनाव में भाजपा के इतने शर्मनाक हार के लिए? यहाँ पे आपने 2 मुद्दे उठाए। मैं पहले सांप्रदायिकता के सवाल पे जो कहना चाहता हूँ वो कह लूँ। मुझे ये लगता है, अगर लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सांप्रदायिक मुद्दों को उठाने की वजह से बीजेपी की हार हुई है, तो ये शायद मेरे ख्याल से ये कहना उचित नहीं होगा। हाँ, ये कहना ज़रूर उचित होगा कि उससे जो वो फ़ायदा सोच रहे थे कि उन्हें होगा वो नहीं हुआ। ये तय है कि बीफ का मुद्दा हो, वो अमित शाह का वो कमेंट कि अगर हम हार गए तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, या प्रधानमंत्री का ये कहना कि जदयू और लालू मिल के ईबीसी का कोटा लेके मुसलमान को दे देंगे, इस किस्म के जो कमेंट्स थे, जिससे ये कोशिश थी कि
एक की बैकवर्ड कास्ट के अंदर के तनावों को एक्सप्लॉइट किया जाए, और दूसरी तरफ ये है कि हिंदू मुसलमान एक तनाव, विभाजन, हाँ, कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी इशारा था। तो ये बिल्कुल नाकाम रहे, ये तो स्पष्ट है कि ये चले नहीं। रही बात क्षेत्रीय नेताओं के अनुपस्थिति की, उससे मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है बीजेपी को, क्योंकि लालू और नीतीश ने दोनों ने इस बात को बार बार दोहराया कि ये चुनाव बिहारी और बाहरी के बीच का चुनाव है, और कहीं पे वो स्लोगन क्लिक कर गया। क्योंकि बात तो सही थी कि कोई, अगर आप बिहार गए होते उस वक्त, सारे पोस्टर देख लीजिए, उसमें सिर्फ दो लोगों के चेहरे नज़र आ रहे थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह भाजपा अध्यक्ष। कोई बिहारी नेता का तो कहीं कोई चेहरा ही नहीं था। जो शत्रुघ्न सिन्हा भी जो अब कह रहे हैं कि हमें तो इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, वो उसी चीज़ को दर्शाता है। तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। लेकिन उनकी रणनीति ये थी, उनकी समझ ये थी कि हम जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के दम पे ही जीतेंगे, उसके अलावा हम इस एरिथमेटिक को पलट नहीं सकते। फिर देखें, हम आने वाले चुनाव में 2016 में 4 चुनाव हैं हमारे पास, और 2017 में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव है हमारे पास। आपको लगता है कि ये जो कई दलों का, विपक्षी दलों का एक साथ आना हुआ है, ये आने वाले चुनाव में भी कोई असर डालेगा, और भाजपा का जो एक विजयी अभियान 2014 के बाद शुरू हुआ था दिल्ली से, जो रुका है, वो लगातार जारी रहेगा? देखिए, भाजपा का जो विजयी अभियान शुरू हुआ था, जो दिल्ली के बाद जारी रहा, वो अधिकतर राज्यों में इसलिए जारी रहा क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकारें थी जो किसी न किसी वजह से काफ़ी डिस्क्रेडिट हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जहाँ जहाँ भाजपा का टकराव क्षेत्रीय पार्टियों से था, अधिकतर जगहों पे वो बहुत बुरी तरीके से हारे, चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो। सो इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकालना कि इन राज्यों में क्या होगा, जो 4 राज्य अगले साल चुनाव, जो 4 बड़े राज्य अगले साल चुनाव में जाएंगे, चाहे वो बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो और आसाम हो, इन चारों में से सिर्फ आसाम में भाजपा ऐसी स्थिति में है कि वो सत्ता का दावेदार हो। बाकी तीनों में तो मतलब अकाउंट खोलने तो अच्छी बात है, वो वाली हालत है। तो इसलिए उन 3 राज्यों पे तो इसका इमीडिएट असर मुझे नहीं दिखता कुछ पड़ता हुआ। रही बात आसाम की, तो हाँ, वहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि बिहार से कांग्रेस ये सबक ले कि अकेले लड़ने के बजाय अगर हम किसी के साथ गठबंधन कर लें, मसलन AUDF के साथ कर लें, तो हम बीजेपी को शायद हरा सकते हैं यहाँ पे। तो हाँ, उतना फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। यूपी की राजनीति खैर बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे JDU और RJD एक साथ आ गए, ये मान लेना कि उतने ही आसानी से सपा और बसपा एकजुट होकर लड़ लेंगे बीजेपी से, ये मानना मुश्किल है। दूसरी तरफ ये भी है कि बिहार में दोनों ही पार्टी ये जानते थे कि अगर वो अकेले टक्कर लेंगे बीजेपी से तो वो हारेंगे। वो स्थिति यूपी में इस वक्त नहीं है। हालांकि यूपी में भाजपा बिहार से कहीं ज़्यादा सीट लेके आई, मतलब 80 में से 72 सीट भाजपा जीती थी लोकसभा चुनाव में, और 42% वोट भी था उनके पास। लेकिन अभी हाल में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो वो दोबारा तीसरे पोजीशन पर पहुंच गई है। बसपा और सपा के बीच लड़ाई है। इसलिए जहाँ पे मेन लड़ाई बसपा सपा के बीच हो, वहाँ पे ये मान लेना कि सपा बसपा एक साथ मिलकर भाजपा से लड़ेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर हम सांप्रदायिक मुद्दों को देखें और असहिष्णुता की बात अगर हम देखें समाज में, तो क्या बीजेपी आपको इस चुनाव परिणामों से या स्वयं सेवक संघ इस चुनाव परिणाम से कुछ सबक लेती हुई नजर आ रही है? क्या ये रुकेगा? देखिए, अगर सबक तो तब लिया जाएगा ना अगर वो माने कि हम उस वजह से हारे हैं। अगर उनका अपना मानना ये है कि हम उस वजह से हारे ही नहीं, बस गणित हमारे खिलाफ चला गया, तो फिर सबक लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि वो
सार्वजनिक तौर पे ये कह रहे हैं कि हम गणित की वजह से हार गए, लेकिन अंदरूनी तौर पे इस पे बहस छिड़ जाएगी अब कि क्या जिस किस्म के बयान दिए गए उससे हमें नुकसान हुआ। कुछ तबके भाजपा के अंदर भी और हो सकता है संघ के अंदर भी हों जिन्हें ये लगे कि शायद इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये डिबेट तो चलेगा, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हम हिंदुत्व को बड़े डाइल्यूट फॉर्म में पेश कर रहे हैं, हम हिंदुत्व को अपने प्योर फॉर्म में नहीं पेश कर पा रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं हम। अब इनमें से कौन सा पक्ष जीतता है ये इस वक्त कहना मुश्किल है। शुक्रिया शंकर, आपने अपना समय दिया और लगातार ऐसे मुद्दों पर हम आगे भी आपके पास आते रहेंगे। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।